देखो आप हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो हमने पढ़ा क्या है, स्टार्टिंग से देखते हैं जरा। स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा उसमें पढ़ा था हमने चार्ज एट रेस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटी, ये दोनों चैप्टर्स आपके चार्ज एट रेस्ट का थे। उसके बाद में हमने पढ़ा चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन यानी कि चार्ज इन मोशन क्या होता है, करंट, यही होता है ना। यस सर। भाई चार्ज अगर मोशन में आता है या चार्ज का फ्लो होता है तो आपका क्या होता है, करंट होता है। यस सर। यस। अब चार्ज जब मोशन में आता है तो आप देखोगे अगर चार्ज मोशन में आ गया, अब आप चार्ज के मोशन से क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट होते हैं, अब हम उन चीजों के बारे में। अभी हम चार्ज मोशन में पढ़ रहे थे, करंट करंट हमने पढ़ा। उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई वायर है, मान जैसे कोई वायर है, जैसे अभी तक हम क्या पढ़े थे पहले, जब आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, या फिर बोल सकते चार्ज आपका किस पे था, रेस्ट। तो चैप्टर 1 और 2 में हमने पढ़ा चार्ज एट रेस्ट। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि चार्ज इन मोशन, कि क्यू इज इन मोशन, जिसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके चार्ज जब मोशन में होता है किसी वायर में तो उससे क्या इफेक्ट होते हैं, अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट। कौन से इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी तक हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पढ़ रहे थे, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़े थे इससे पहले। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि जब हमारा वायर, किसी कोई वायर है मान लो, उसमें करंट फ्लो हो रहा। बेटा सुनाई दे रहा है, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आप रेस्पॉन्स भी करते रहें साथ साथ। अगर किसी इलेक्ट्रिकल वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट जब आपका फ्लो हो रहा है तो वो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब ये पता कैसे चला था भाई, पहली बार पता कैसे चला था, हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा था कि किस वायर से करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने बताया भी नहीं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये स्पेशली एक चैप्टर बनाया गया था जिसमें कि काफी सारी चीजें हम पढ़ने वाले। तो देखो पहली बार हमारा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने किया था, ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिन्होंने देखा था कि अगर किसी वायर में, जैसे कोई वायर है, ये बैटरी से कनेक्ट है, ये कोई वायर था, ये बैटरी से कनेक्ट था, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इजीली करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर स्विच को ऑफ कर दिया तो आपका करंट जैसे ही फ्लो किया है इसमें, तो इसमें हुआ क्या, ये हमने क्या रखा, मैग्नेटिक नीडल है। ये क्या है, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल क्या हुआ, हमने वायर के पास में मैग्नेटिक नीडल रखी, तो जैसे ही हमने करंट का फ्लो किया, अभी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है इसमें, करंट फ्लो नहीं है, तो जैसे ही हमने इस क्लोज किया सर्किट को तो हमारी मैग्नेटिक नीडल कुछ फ्लक्चुएट हुई। मैग्नेटिक नीडल आपकी कुछ फ्लक्चुएट हुई। तो क्या हमने देखा कि जब आपकी कोई चीज फ्लक्चुएट हो रही है, रेस्ट से किसी मोशन में आ रही है या फिर कुछ भी इधर उधर कहीं भी हो रही है, तो क्या आप मान सकते हो कि यहाँ पे कोई तो ऐसा फोर्स है जो इस नीडल पे लगा होगा? यस सर। कोई तो ऐसा Yes, फील्ड sir. होगा, कोई तो ऐसा फील्ड होगा जिसकी वजह से इस नीडल के ऊपर फोर्स लगा होगा, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आया। तो यही बात सोची कि ये भी ऐसा हो क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है। फिर हमने देखा कि अगर हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट करके देखें, भाई इसका पहले करंट कैसे था, करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है पहले, अब करंट को आप ऐसे करके देखो, इस डायरेक्शन में जब करंट करके देखी हमने, तो अब देखते हैं कि आपकी जो निडल थी, फिर से निडल रख लगाया और जैसे ही करंट सप्लाई ओपन किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होने लगी। यानी कि जो वायर में करंट अगर फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही होता है,
उसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है, जो कि करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे आपके घर में कोई वायर है, ये छोटे करंट होते हैं ना, तो इस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। तो आपने देखा होगा जो बड़ी लाइंस होती है, बड़ी लाइंस 33 केवी, बड़े बड़े खंभे होते हैं, बड़े ऊंचे वाले लोहे वाले खंभे, अरे जिन पे बड़ी बड़ी लाइंस जाती हैं, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाई वोल्टेज लाइट जाती है, उनके अराउंड आपने सुना होगा वो लाइट दूर से खींच लेती है, खींचती है कि नहीं? Yes, sir. अरे आपने सुना तो होगा कि भाई वो वाली लाइन है ना, दूर से खींच लेती है। तो क्यों खींचती है? क्योंकि उसके अराउंड जो वायर के, जिस वायर से आपका करंट फ्लो हो रहा है, उसके अराउंड आपकी क्या इलेक्ट्रिक, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण खींचती है। समझ में आ रहा है? अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, बेटा सिंपल किसी वायर से अगर आपका कोई करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कोई भी वायर है ये, इससे अगर कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा। और इसके बारे में डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ में आया कि हमें पता कैसे चला, इनिशियली हमें कैसे पता चला कि भाई ये कोई वायर है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ कैसे आता है? अब देखते हैं हम बायो सेवर्ट लॉ। अच्छा, बायो सेवर्ट लॉ क्या बताता है? बायो सेवर्ट लॉ बताता है कि मान लो ये कोई वायर है, टेढ़ा मेढ़ा कोई वायर है ऐसे, उसमें आई करंट को ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे। अरे मान लो कोई वायर था, उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मुझे पता करना है इस वाले पॉइंट पे, मान लो ये पी पॉइंट है, इस पे मुझे पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये पता करना है मुझे। तो हम क्या करते हैं, देखो करंट आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट। बेटा करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप क्या करते हो, जो करंट की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कुछ लेंथ मान लेते हो, डीएल आपने कोई लेंथ मान, कोई वायर है बहुत लंबा है, उसमें पहले एलिमेंटल कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरे वायर के कारण से निकाल लेंगे सिंपली। अब हमने क्या किया, इस वायर से देखा, इस पॉइंट की एक, ये जो पी पॉइंट था उसकी डिस्टेंस है आर, पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं इसको। जैसे ही आर देखा, उसका एंगल मान लो थीटा था, एंगल अगर थीटा था, और सिमिलरली एक और पॉइंट हमने इस साइड में मान लिया जिसको हम पी डैश बोल रहे हैं, पी डैश का भी कुछ डिस्टेंस होगा। अभी ये जो पॉइंट है ना, क्रॉस और डॉट आया है ये वाला, ये पी और पी डैश पे, इसको भी बताऊंगा थोड़ा आगे आएगा, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो देखो ये होता क्या है, इसका एक डायरेक्टली बायो सेवर्ट ने एक्सप्रेशन दिया कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे डी एल कोई स्मॉल वायर लिया है, तो उसके लिए जो स्मॉल एलिमेंट के कारण डीवी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो लिखा है, पूरा एक्सप्रेशन लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, डीएल मतलब ये जो एलिमेंट आपने छोटा सा माना है उसकी लेंथ डीएल इनटू साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहां से ये जो डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस स्क्वायर के। देखो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दे रखा है इसमें, और डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल दे रखा है इसमें, डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा दे रखा है, डीवी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दे रखा है, या फिर बोले कि डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब देखो एक कांस्टेंट आता है इसमें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये समझ में आए? सबको एक साथ लिख दिया है, सबको इन सबको एक साथ मिला के लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं
कि हमारा जो एक्सप्रेशन होता है बायो शेवर्ट के अकॉर्डिंग, कि हमारा एक्सप्रेशन आता है म्यू 0/4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, इसको थोड़ा आगे बताऊंगा अभी कि म्यू 0 क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। ये आपका बायो शेवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया। ये क्या ओनली मैग्नीट्यूड है, ये ओनली आपका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए एक और लॉ पढ़ेंगे, थंब रूल पढ़ेंगे और स्क्रू रूल भी पढ़ेंगे, दोनों चीजें पढ़ेंगे। अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी समझ में आई आपको? यस सर। Yes, sir. ये बेटा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है उसका बायो शेवर्ट लॉ का। तो डेरिवेशन हम ज्यादा डीप में जाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जा रहा है, और फिर इसका डेरिवेशन होता भी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिया था विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से ये एक्सप्रेशन दिया था। तो आपको ये याद रखना है हमेशा, ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी यूनिट होती है टेस्ला। टेस्ला या फिर तसला, टेस्ला नहीं, टेस्ला Tesla. टेस्ला या फिर न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेवर पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं वेवर पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट। अब देखो ये म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट था आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर स्क्वायर एम्पियर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की, पूरी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू डायरेक्टली बोल सकते हो कि 10⁻⁷ वीवर, वो सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी तो बोल सकते हो। यहाँ पे 4 पाई है, उसके नीचे भी 4 पाई है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है? Yes, sir. तो ये बायो शेवर्ट लॉ कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. आगे बढ़े। यस Yes, sir. ओके देन, अब देखो बायो शेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। अभी देखो, अभी मैं मैग्नेट के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड करंट वायर के थ्रू जो करंट फ्लो रहा है उसके कारण देख रहे हैं। अभी इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें मैग्नेट के बारे में पूरा बताया जाएगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। अब देखें बायो शेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो बायो शेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, इसमें एक पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे अगर ऊपर। देखो एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो आपका कोई ए डॉट बी का ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी जो है इसको, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्या ए बी साइन थीटा होता है? Yes, sir. देखो आपको क्रॉस में और डॉट में एक चीज फंडा याद रखना है कि डॉट ए डॉट बी, देखो क्रॉस किससे शुरू होता है? सी से शुरू होता है क्रॉस। Yes, क्रॉस sir. का मतलब होता है नहीं होना, क्रॉस का मतलब नहीं होना। सी मतलब कॉस नहीं होगा, सी मतलब कॉस नहीं होगा, यानी कि साइन होगा। ए डॉट बी मतलब, अब इसमें क्रॉस में कॉस नहीं है, साइन है, तो डॉट बी में साइन होगा, ए डॉट ए बी कॉस थीटा। Cos तो theta. याद रखने का ट्रिक है, जैसे क्रॉस में आपका सी आता है और क्रॉस का मतलब होता है नहीं होना, बैन, यानी कि ये सी को बैन करता है, सी को बैन करता है मतलब कॉस थीटा को बैन करता है, इसलिए साइन थीटा होता है। ये आपको याद रखने का ट्रिक है, और कुछ नहीं, ये आपका याद रखने का ट्रिक था। तो जो आपका ए बी जो आपका ये था ना पीछे, ये आपका डीएल जो साइन थीटा था, साइन जो थीटा था, इस ये कंपोनेंट था आर का, एक्चुअली आर का कंपोनेंट था, तो हमने उसी को साइन थीटा को हमने लिख दिया आर वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। फाइनल यहाँ पे आर का मल्टीप्लाई भी करते हैं नीचे, एक्चुअली आर का मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो आपका वेक्टर फॉर्म आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म भी आपको यूज में आएगा। अरे आपको वो याद है कूलम्स लॉ, एक Yes, sir. एफ का वेक्टर फॉर्म बताओ मुझे, वेक्टर फॉर्म बताओ मुझे, फॉर्मूला जरा जल्दी से बताओ।
1/4 पाई So 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट epsilon Q2 हाँ Q R Q1 upon R Q2 Q1 upon R square. Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, लेकिन अगर मैं इसमें आर का मल्टीप्लाई करता था तो क्या मैं यहाँ पे आर क्यू करता था? Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेक्टर फॉर्म के लिए यही करते कि Yes, नहीं? sir. सिमिलरली तो इसमें भी तो सिमिलरली किया है हमने, इसमें भी हमने क्या किया है, सिमिलरली किया है जैसे उसमें करते। अब क्या होगा, अभी हम देखेंगे कि म्यू नॉट की ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जो आपकी डीवी की डायरेक्शन होगी, अब फंडा आएगा डीवी की डायरेक्शन, यही मेन सबसे मेन कंसेप्ट है डीवी की डायरेक्शन फाइंड करना। तो डीवी की जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है, जो आपका लेंथ जो लिया था ना, हमने जो लेंथ लिया था डीएल वेक्टर जो लिया था, जो डीएल वेक्टर लिया था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लिया था। जैसे कि मान लो अगर कोई वायर ऐसे है, ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रही, तो हम डीएल वेक्टर इसके अलोंग लेंगे। जैसे ये जो करंट फ्लो हो रहा है तो हम इस लेंथ को डीएल लेंगे, अलोंग द करंट था, तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीएल वेक्टर। तो डीएल वेक्टर और ये जो आर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे, डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्या इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से कोई थर्ड वेक्टर आएगा? Yes, sir. आपको अगर ए क्रॉस बी का मल्टीप्लीकेशन याद हो, जो मैंने करवाया था लास्ट टाइम पे, उसमें लास्ट ईयर मतलब क्लास उसमें ब्लैंक पेज, जैसे कि ए क्रॉस बी अगर मैं ए क्रॉस बी अगर मैं करता था, आपको याद हो तो आपका क्या आता था, ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी को जो बी का जो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, इसकी डायरेक्शन क्या होती थी, इसकी डायरेक्शन क्या राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे हम। जैसे मान लो ये कोई ए वेक्टर है, ये आपका कोई ए वेक्टर है और ये आपका कोई बी वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर, तो मुझे अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करता, राइट हैंड थंब रूल लेता था कि पहले वेक्टर जो मान लो ए वेक्टर है, तो पहले की उंगलियों को ए वेक्टर पर रखता था। राइट हैंड लिया मैंने, राइट हैंड दिख रहा है मुझे मेरा आपको? Yes, sir. Yes. राइट हैंड दिख रहा है? पहले मैं उंगलियों को उस पर लेता था। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा आप? उसने हैंड रेस किया था एक्चुअली। No, sir. पहले क्या करता हूँ, मैंने उंगलियों को, अपने हाथ की उंगलियों को पहले क्या करूंगा, ए वेक्टर मान लो, देखो ए वेक्टर इस साइड में दिख रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये वेक्टर थोड़ा टेढ़ा Yes, दिख रहा है sir. ना, इस साइड में दिख रहा है, अंगूठा सीधा जहां पे जा रहा है जाने दो। तो इसको जैसे रखा, और बी वेक्टर किधर है, इसी साइड में है ना, देखो इस साइड में बी वेक्टर मान लो ये है, तो इसकी साइड में बी वेक्टर कर्ल करूंगा, इनको कर्ल करूंगा बी वेक्टर। अंगूठा मेरा, अंगूठा जो शो करता था वो क्या करता था, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करता था, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन शो करता था अंगूठा मेरा। तो आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में जा रहा है। तो ये जो अंगूठा होता था, अंगूठे की जो डायरेक्शन थी, क्या वो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन थी मेरी, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पे, इसके लिए देखो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या यही होती थी? आपको अगर 11th का वेक्टर का कंसेप्ट याद हो, कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती थी वो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर भी होती थी, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर भी होती B vector B. Yes, sir. थी, यही होती थी ना। Yes, तो sir. यही कंसेप्ट हमारा बहुत यूज में आने वाला है, यही कंसेप्ट हमारा यूज में आने वाला है कि आपका ए वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होगी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, दो रूल पढ़ेंगे, राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल, दोनों पढ़ेंगे हम। तो देखो अभी आपको ये याद रखना है कि जब हमारा किसी
कोई जो मान लो ये देखो पेन मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है? पॉइंट दिख रहा है क्या? Yes, sir. एक पॉइंट दिख रहा है। अब देखो अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, आपकी तरफ चल के आ रही, क्या वो पॉइंट दिखेगी? अगर किसी सर्किल में पॉइंट हो गया, अगर ऐसे कोई डायरेक्शन शो कराई है, तो इसका मतलब है वो पेज से आउटवर्ड की तरफ है। क्या है ये? Outward. आउटवर्ड फ्रॉम पेज। पेज ये जिस पे आप लिख रहे हो, या फिर बोलते हैं कि स्क्रीन जिस पे आप देख रहे हो। और जैसे कि मान लो अगर किसी उसके अंदर क्रॉस है, क्रॉस दे रहा है। अच्छा तो एक बात बताओ, क्रॉस, आपने रामायण देखा है क्या? Yes. Yes, sir. आपने देखा होगा Yes, sir. एरो आगे से क्या होता था? ऐसे होता है, और पीछे से कैसे होता है? इस टाइप का होता है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे मान लो, तो आपको ये वाली साइड एक पॉइंट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा? ये वाला एक पॉइंट ही Yes, दिखेगा ना। Yes. तो आपकी तरफ जो आ रहा है, वो क्या है? तब आपको पॉइंट दिखेगा फर्स्ट केस में। मान लो ये वाला फर्स्ट केस है। सेकंड केस में अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर यहां से इसको देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? ये ऐसे ऐसे करके दिखेगा कि नहीं? तो आप Yes, sir. जब एरो आपसे दूर जा रहा है, यानी कि पेज के अंदर कोई डायरेक्शन जा रही है, ये होगा इनवर्ड टू द पेज बोलो या स्क्रीन बोलो, यानी कि ये डायरेक्शन होगी जो आपको स्क्रीन है या फिर पेज है उसमें अंदर जाती हुई दिखेगी। जैसे कि ये जो पेन आपको पीछे से थोड़ा सा नुकीला सा टाइप का दिख रहा है, पेन ये मेरी तरफ आ रहा है, मतलब आपसे दूर जा रहा है, आपकी स्क्रीन से दूर जा रहा है। इसका मतलब आपको ये कुछ बना हुआ दिख रहा है पीछे से। Yes, sir. ये एक्चुअली Yes, sir. एरो की Yes. स्टाइल में नहीं है। अगर एरो की स्टाइल में होता तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाता। अब ये मान लो कि जब कोई पॉइंट दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन इन आउटवर्ड फ्रॉम द पेज। आपको क्रॉस दिख रहा है किसी सर्किल के अंदर, इसका मतलब है डायरेक्शन इनवर्ड टू द पेज, यानी कि जो डायरेक्शन है वो पेज के अंदर की तरफ जा रही है। और जो पॉइंट दिख गया वो दिख रहा है जो डायरेक्शन है वो पेज से बाहर की तरफ आ रही है। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो करंट जो होता है ना, ये तो मैंने बताया, ये करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो हमने जो करंट एलिमेंट लिया था, जो हमारा जो ये था करंट की डायरेक्शन, मान लो ये आई थी, तो हमने जो डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया था कि नहीं लिया था? यहाँ पर Yes, बायो sir. सेट लगा है। तो ये जो करंट एलिमेंट है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों लिया है वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, हमें करंट की डायरेक्शन तो चाहिए, और करंट की डायरेक्शन ही आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। क्यों? आपने पहले उसके एक्सपेरिमेंट में देखा था, जैसा कि एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, मैं आपको दिखाऊं जरा, ये जो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट देखा था, तो हमें क्या हुआ था? देखो पहले ये था करंट आपकी ऐसे जा रही थी, ऐसे जब ऊपर की तरफ करंट जा रही, तो देखो नॉर्थ आपका लेफ्ट में झुका है, और जैसे ही हमने करंट को अगर राइट किया है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है करंट। देखो जब ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रही है, जब इस डायरेक्शन में करंट आ रही है, तो आपका देखो जो नॉर्थ हुआ है वो राइट साइड में झुक गया है। झुका है कि नहीं? Yes, sir. तो जो नॉर्थ जो आपका मैग्नेटिक नीडल है वो आपका एक बार में तो लेफ्ट झुक रहा है और एक बार में राइट झुक रहा है। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी ना। Yes, sir. अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट पर डिपेंड करेगी, तो हमें करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने लेंथ का एक करंट की डायरेक्शन में ही एक लेंथ का यूनिट वेक्टर ले लिया, लेंथ को इन दी फॉर्म ऑफ वेक्टर ले लिया है। बेटा समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हैवी टॉपिक हो गया, Yes, sir. क्लियर हो रहा है? अभी तक हमने Yes, पढ़ा, sir. पहले Yes, देखा sir. हमने कि करंट, उसको जो किसी वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, उसके अलोंग कैसे कैसे हमारा करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और ये भी देखा हमने कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो आपकी जो नीडल थी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। वहां से हमें ये समझ में आया कि भाई अगर किसी करंट में मान लो
कि मेरी तरफ से आपकी तरफ करंट जा रही है, मेरी तरफ से आपकी तरफ साइड में करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, और आपकी तरफ से अगर मेरे साइड में करंट आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, क्योंकि हमने नीडल के रिफ्लेक्शन से अंदाजा लगा लिया था। उसके बाद में हमने सोचा कि पहले एक काम करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड के बारे में देखते हैं, डायरेक्शन हम बाद में निकल लेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने पढ़ा बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ ने एक्सप्रेशन दिया था, सॉरी स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है किसी एलिमेंट पार्ट का, एक एलिमेंट पार्ट का जो मैग्नीट्यूड है, जिसकी वजह से किसी एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड होगा, वो आपका करंट के लेंथ के और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन रिक्वायर्ड पॉइंट एंड वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां से हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया कि μ/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमने बायो-सेवर्ट लॉ में फॉलो किया था, अभी पढ़ा है। Yes, sir. उसकी हमने Yes, वेक्टर sir. फॉर्म देखी, उसकी हमने वेक्टर फॉर्म देखी। वेक्टर फॉर्म देखने के बाद में हमने देखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, कि हमें ए क्रॉस बी की अगर डायरेक्शन हमें देखनी है, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे ए वेक्टर के और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा है। सिमिलरली हमारा जब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर की जो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, वो आपके डीएल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हम डीएल और आर वेक्टर की हेल्प से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने एक चीज और देखी उसके बाद, कि हमारा अगर कोई डायरेक्शन, अगर कोई सर्किल के अंदर डॉट है, इसका मतलब है कि एरो, या फिर बोल सकते हैं कि डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड फ्रॉम द पेज है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पेज से बाहर की तरफ आ रही है। और अगर कोई सर्किल में क्रॉस है, उसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमारी पेज के अंदर जा रही है। ये हर जगह काम करता है, डॉट और क्रॉस, ये दोनों हर जगह काम करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, चाहे फोर्स की डायरेक्शन कहीं पे भी हो। अगर डॉट लगा है, इसका मतलब अगर फोर्स के लिए बात हो रही है तो अंदर की बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है, और क्रॉस लगा है तो अंदर की तरफ फोर्स जा रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हम आते हैं रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पहला हम देखते हैं मैक्सवेल फॉर स्क्रू रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। अच्छा एक बात बताओ, आपने स्क्रू ड्राइवर से कभी कोई पेच कसा है? पेच या फिर स्क्रू बोलते हैं उसको, कभी कसा Yes, है क्या? sir. Yes, sir. स्क्रू ड्राइवर घर पे पड़ा होगा, ऐसे पकड़ के और Yes, घुमा। sir. एक मिनट तो मैं स्क्रू देखूं, लेकिन कसूंगा कहाँ पे, आपको समझ में नहीं आएगा वो। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने स्क्रू पकड़ा, ऐसे स्क्रू ड्राइवर ऐसे पकड़ा, तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो अंदर जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो बाहर जाता है। ऐसा ही होता है कुछ। Yes, अगर sir. अगर Yes, आप sir. स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, अगर आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपका स्क्रू अंदर जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो आपका स्क्रू बाहर आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ से मान सकते हो कि जो आपका जो अंदर जा रहा है वो आपकी डायरेक्शन को शो कर रहा है करंट की को। अगर मान लो हमारी किसी वायर में करंट इनवर्ड की तरफ जा रही है, जैसे देखो, जैसे ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है, मान चलो इसको ले लेता हूं मैं, ऐसे ऊपर ले लिया मैंने, करंट आपकी ऊपर की तरफ, मुझे ऐसे घुमाना है इसको, मुझे ऐसे घुमाना है कि ये जो पेन है ना ऊपर की तरफ जाए, पेन मेरा ऊपर की तरफ जाए। मान लो मैंने क्लॉकवाइज घुमाने पे ऊपर जा रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने पे ऊपर जा रहा है, तो देखो ये पेन की जो आगे जाने की डायरेक्शन है वो आपकी करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैं जो घुमा रहा हूं ना, जिस डायरेक्शन में इस पेन को घुमा रहा हूं, वो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे कि ये जो पेन है, पेन को मुझे ये पता था, पहले ये पता है हमें करंट वायर में किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये हमें पहले पता होता है। Yes, sir. है? Yes, sir. ये हमें पहले से पता है। अब हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन पहले पेन उसको स्क्रू को पकड़ लिया, स्क्रू को पकड़ लिया। अब हमने देखा स्क्रू ड्राइवर से पहले लेफ्ट घुमा के देखा, फिर राइट घुमा के देखा। हमने देखा करंट की डायरेक्शन में घुमाने पे, यानी कि हमें इस पेन को करंट की डायरेक्शन में आगे धकेलना है, यानी कि मुझे ये पेन जाना चाहिए ऊपर। तो मैं जब राइट घुमा रहा हूं ना पेन को, तो ये पेन ऊपर जा रहा है। जैसे ही राइट घुमा रहा हूं पेन को, तो ये पेन ऊपर जा रहा है।
इसका मतलब जिस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, जिसकी वजह से पेन ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या क्लॉकवाइज या फिर बोल सकता हूँ राइट डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तभी पेन ऊपर जा रहा है। Yes, sir. तो जो मैं राइट डायरेक्शन में घुमा रहा हूं वही मेरी होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब देखो, अगर इसका उल्टा हो तो, अगर करंट, आपकी करंट नीचे की तरफ आ रही है, तो देखो पेन मान लो मैंने ऐसे पकड़ा, अब देखो नीचे की तरफ, चलो यहाँ पे है पेन, यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर। अब करंट, आप मुझे क्या चाहिए, पेन को नीचे लाना है, पेन को नीचे ला, या फिर बोल सकते हैं मुझे पेचकस उसको स्क्रू को खोलना है। तो क्या मैं उल्टा घुमाऊंगा, यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में अगर मैं घुमा रहा हूं तो आपका क्या आ रहा है, स्क्रू नीचे आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ही इसको घुमा रहा हूं तो आपका स्क्रू नीचे आ रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो मेरा स्क्रू नीचे आ रहा है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में जो मेरी होगी डायरेक्शन, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इसके इस क्लास के नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अभी थोड़ा सा तो अभी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। आपको ये समझ में आया कि कैसे हमने स्क्रू की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता की? Yes, sir. देखो वायर, जैसे ये वायर है, ठीक है, इससे कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके चारों तरफ, ये चारों तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड। इस साइड में देखोगे तो अलग डायरेक्शन होगी, इस साइड में देखोगे तो अलग डायरेक्शन होगी, चारों तरफ होती है। ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इसकी। अब देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि जैसे ही आप मान लो करंट आपके ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट की जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रखोगे। जिस डायरेक्शन में आपकी करंट की डायरेक्ट करंट है उस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रखो, और फिर जाके इजीली उंगलियों को कर्ल करो, इजीली उंगलियों को कर्ल करो। और जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन है, जो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन है, वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। समझ में आया कुछ? Yes, sir. जैसे मैं पहले वाले केस में देखूं, इसको मैं पहला फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो करंट की तरह ऊपर है कि नीचे है? भाई करंट ऊपर है ना, ऊपर आई दिख रहा है, ऊपर एरो ऊपर Yes, ऊपर है, sir. आई ऊपर है। करंट Yes. आपका ऊपर है तो मैंने अंगूठा ऊपर रख लिया, अंगूठा मैंने ऊपर रख लिया। अब देखोगे आप, मैं उंगलियों को सिर्फ ऐसे घुमा सकता हूँ और किसी डायरेक्शन में नहीं घुमा सकता, ऐसे ही घुमा सकता हूँ ना। तो आप Yes, देखोगे, sir. आप देखोगे जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां घूम रही, मतलब ऐसे घूम रही मेरी उंगली, ऐसे ऐसे करके घूम रही। तो देखो नीचे वाला क्या है, ऐसे ही ना है, ऐसे ही तो सर्किल है पूरा, है कि नहीं ये वाला? Yes, sir. सिमिलरली Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं करंट नीचे की तरफ जा रहा तो मैंने देखो करंट ये आपको नीचे, अंगूठे को नीचे कर लिया, करंट की डायरेक्शन मेरी ये हो गई, होगी करंट की डायरेक्शन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं देखो उंगलियों को ऐसे घुमा पा रहा हूँ, देखो ऐसे घुमा पा रहा हूँ, ऐसे घुमा पा रहा हूँ। तो आप देखोगे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे ये वाली डायरेक्शन है करंट की, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। तो आप देखोगे ये जो सर्किल बना हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये वाला इसी ऐसे ही बना हुआ है। समझ में आ रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन Yes, sir. ट्रिकी निकालने का थोड़ी सी ट्रिकी होती है ये, थोड़ी सी, बट आपको निकालनी तो पड़ेगी, निकालनी Yes, तो sir. पड़ेगी ना। समझ में आई आपको? स्क्रू रूल Yes, yes, और sir. राइट हैंड थंब रूल मेनली हम लोग यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा, मोस्टली यूज होगा, क्योंकि ये इजी है ना। कहाँ स्क्रू की इमेजिन करोगे, कहाँ लेफ्ट राइट कुछ करोगे, लेकिन आपको अंगूठा हमेशा और हर जगह साथ में आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं रहेगा ना पॉकेट में, रखी रहेगा। Yes, sir. एग्जाम में भी स्क्रू ड्राइवर नहीं ले जाने देगा कि कहीं खिड़की खोल के चीटिंग ना करने लग जाए। तो आपके हाथ में हमेशा क्या रहेगा, अपना हाथ, ये तो अपने साथ रहेगा हमेशा, हर एग्जाम में ये अपने साथ में रहेगा। Yes, sir. इसीलिए हम राइट हैंड थंब रूल ज्यादा यूज करेंगे, और ज्यादा नहीं, नियरली हर बार हम राइट हैंड थंब रूल यूज करने वाले। तो आपको याद रखना है अंगूठा करंट की साइड में, जिस साइड में अंगूठा रखना है, सॉरी करंट होगा उस साइड में आपको अंगूठा रखना है, और अपनी उंगलियों को घुमा देना है। उंगलियों को जिस डायरेक्शन में घुमाओगे
वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। आगे बढ़े, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ वायर। अभी वहां पे हमने देखा एलिमेंटल वायर के लिए, यहाँ पे याद हो बायोसेवर्टिक एलिमेंट पार्ट के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड बताया था, किसी एक एलिमेंट पार्ट के कारण कि भाई इस एलिमेंट पार्ट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो बताया था। उसने टोटल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया, उसने डीबी बताया था, बी नहीं बताया था। याद है आपको? अभी बताया था मैंने, Yes. याद है कि नहीं? Yes, अब sir. हम देखते हैं वायर के कारण। भाई कोई वायर है जो कि करंट कैरिंग वायर है, आई करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ये कोई पॉइंट पी है, रैंडमली हमने पॉइंट पी ले लिया। तो ये देखो उसमें भी हमने डीएल एरिया ले लिया, कोई छोटा सा एरिया लिया डीएल, डीएल को हमने उससे मिलाया पी पॉइंट से, उसका पोजीशन वेक्टर आपका आर रहा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने, इस टाइप का डेरिवेशन भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया होगा फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा अभी आपको सब कुछ याद आ जाएगा अगर आपको याद होगा तो। ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है आपकी, याद रखिएगा, ए है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिक्वायर्ड पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उससे वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए। तो हम इस, ये जो एंगल भी दिखाया 90 डिग्री, ये जो वो लिया था हमने, एलिमेंट जो लिया है एल लेंथ पे, जहां से परपेंडिकुलर लेंथ है वहां से एल लेंथ पे हमने क्या किया है, एलिमेंट लिया है। तो हमने एक इस वाले एंड को नीचे वाले एंड को मिला दिया उस पी पॉइंट से जो कि हमारा एंगल बना रहा है φ1, और ऊपर वाले को मिलाया जो कि एंगल बना रहा है आपका φ2। ठीक है, ये समझ में आया? ये आपने पहले भी देखा होगा, ये सब कुछ पहले भी देखा होगा। अब हम देखते हैं ये जो क्रॉस है, ये आपको भी बताऊंगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अब देखते हैं बायोसेवर्ट लॉ क्या कहता था, किस इस ये जो एलिमेंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या, ये बायोसेवर्ट लॉ बोलता था। Yes, sir. यही बोलता था ना, Yes, sir. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, एल उसमें ऐसे ही बनाया है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके बायोसेवर्ट लॉ ने बताया। अब हम यहां से क्या करेंगे, देखो साइन थीटा, क्या ये एंगल किसके इक्वल होगा? देखो ये 90 है, ये 90 है कि नहीं? Yes, sir. ये 90 है, क्या मैं इसको, और ये आपका फाई है, ये वाला फाई है, क्या मैं इस थीटा को 90 माइनस फाई लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि Yes, नहीं? sir. अब देखो Yes, sir. यहाँ से पहले मैं साइन थीटा को ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की क्या लिख दूं, 90 माइनस के फाई। तो 90 माइनस के फाई क्या होगा बताओ जरा, याद है आपको? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस के 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 आया है तो चेंज भी होगा, लेकिन सब पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं और सब पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos 5 हो जाएगा, Cos theta. cos 5 हो जाएगा ना, 90 माइनस के 5 cos 5। अब हम इस वाले ट्रायंगल से देखेंगे, देखो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसको हटा दूं क्या मैं, चलो रहने दो। ये जो ट्रायंगल है आपका, इससे आप देखोगे कि साइन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लो। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आपकी आएगी a अपॉन आर। देखो यहाँ से ये थीटा है, ये a है और आपका ये r है। साइन का क्या होता है, अरे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं? Yes, sir. Perpendicular upon a परपेंडिकुलर hypotenuse. और देखो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका, a है, हाइपोटेन्यूज आपका r है, तो a अपॉन r हो गया। अब cos फाई क्या होगा भाई, cos फाई, ये वाला cos फाई की वैल्यू निकालो, ये वाला एंगल है cos फाई, ये वाला, ये जो ऑरेंज टाइप का जो येलो दिख रहा है। अब यहां से ये वाला अगर cos फाई निकालोगे तो आप देखोगे cos फाई क्या होता है, cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन Upon a hypotenuse. Hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेस क्या है इसके लिए, ये a ही है, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो हमारा सेम एक्सप्रेशन आ गया, साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन r इक्वल टू cos थीटा, cos फाई, दोनों सेम होंगे a अपॉन r। अब हम क्या करने वाले हैं, तो r की वैल्यू निकालो जरा, यहाँ से r की वैल्यू निकालो ना, cos थीटा टर्म में r की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो देखो r को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, r को इधर ले जाओगे तो cos थीटा a के नीचे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. है? तो आपका r की वैल्यू आ गई। अब आपको टेन थीटा, टेन फाई सॉरी,
टेन फाई यहाँ से निकालो। टेन टेन क्या होता है बेटा, टेन बताओगे? टेन क्या होता है? सब perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्या ये है एल? एल परपेंडिकुलर है कि नहीं इस वाले एंगल के लिए? इस Yes, वाले sir. एंगल के लिए एल Yes, आपका sir. परपेंडिकुलर हो गया और बेस आपका ए हो गया। तो टेन थीटा टेन फाई क्या हो गया, एल अपॉन ए। अब हमें क्या करना है, यहां से एल निकाल लिया, ए टेन फाई। अभी हमें इसको डिफरेंशिएट किया, हमने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। देखो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। आपको अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फाई है तो टेन फाई का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पे। ए आपका कांस्टेंट है भाई, ए तो वेरिएबल नहीं है ना, ए कांस्टेंट है, तो आपकी डीएल आ गई, ये वाली डीएल आ गई। डीएल क्या आ गई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी फाई। अब हमें इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है। देखो इस इक्वेशन जब पुट करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन हटा देता हूँ जरा मैं। ये आपका क्या था, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन था ये। अब इन वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन पुट करो जाए, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, आपका ऐसे ही आई तो रहने दो, डीएल। देखो डीएल क्या है आपका, डीएल डीएल आपका ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई है, ए Yes, सेक sir. स्क्वायर फाई डी फाई और साइन थीटा। साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस फाई हो गया, तो साइन थीटा का Yes, गया था sir. कि नहीं? तो यहाँ से कर देते हैं इसको कॉस फाई अपॉन, अपॉन में क्या है, ए आपका क्या आया है, ए क्या है, R square. ए आपका यहाँ से निकाल लो आर अपॉन आर स्क्वायर है ना, ए कहाँ है, ए तो बाद में है, अपॉन आर स्क्वायर है, तो ए अपॉन कॉस, यानी कि ए आर स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो ये नीचे है तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप देखोगे क्या कॉस और फाई दोनों अपोजिट होते हैं भाई? क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है? Yes, sir. Yes, sir. होता है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो जादू होगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू, देखो ए स्क्वायर यहाँ पे, ए यहाँ पे, क्या मैं ए से ए का स्क्वायर काट दूं? Yes. तो यहाँ पे बचेगा, देखो कॉस स्क्वायर फाइव, वो सॉरी सेक, कॉस स्क्वायर फाइव ऊपर पहुंच गया, इंटू सेक स्क्वायर फाइव इंटू कॉस फाइव अपॉन 4 पाई इंटू ए। ये तो होगा ना, ये वाला एक ये बचा। तो देखो कॉस स्क्वायर फाइव इंटू सेक स्क्वायर फाइव, देखो आप कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। इसमें से क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे? Yes, sir. देखो मैं यहाँ पे बता, Yes. No, sir. कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये सेक स्क्वायर थीटा को, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख Yes, सकता हूँ sir. कि नहीं? Yes, sir. इंटू सेक Yes, sir. स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा जो आपका सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा 1। तो आपका एक्सप्रेशन देखो क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू आई कॉस फाइव, आपका देखो डी फाइव हो रहा है, डी फाइव हो रहा है, मैं डी फाइव भूल गया हूँ यहाँ पर, कॉस फाइव डी फाइव अपॉन ए 4 पाई। ये एक्सप्रेशन आपका आ गया, समझ में आया कैसे आया एक्सप्रेशन ये? Yes, Yes. sir. आपको सिंपली क्या करना था, ये वैल्यू जो ट्रायंगल लेके, ये ट्रायंगल्स लिए थे, वहां से ये वैल्यू निकाली, आर की निकाली, एल की निकाली, एल की फिर उसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ से क्या किया, डिफरेंशिएट किया है, Yes, sir. डिफरेंशिएट किया, उसके बाद ये वैल्यू सारी बायो-सेवर्ट लॉ के एक्सप्रेशन में पुट कर दी, सिंपली आपका क्या आ गया, डीबी आ गया। अब हम देख पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो इसने बता दिया, अभी भी किसी एक वायर वैलिड लेंथ है इसमें। अब एक चीज और याद रखनी है, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से ये वाली जो लाइन है, इसके एक आपका ऐसे नापा जाएगा, थीटा 2 आपका ऐसे नापा गया है और थीटा 1 इसके ऐसे। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखनी, इस डायरेक्शन के कारण ही कंफ्यूज करता है एग्जाम में।
ये डायरेक्शन याद रखनी है। एक को अगर परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर क्लॉकवाइज नाप रहे हो तो एक को आपको एंटी क्लॉकवाइज नाप, θ1 को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नाप रहे हो तो θ2 आपका क्लॉकवाइज हो। समझ में आ रहा है? ये चीज हमेशा याद Yes, रखनी है, sir. ध्यान नहीं Yes, बोलना sir. है, इसको ध्यान नहीं बोलना है। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हमें एलिमेंट का तो पता है भाई, एलिमेंट का पता चल गया, लेकिन क्या पूरे वायर के कारण मुझे क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? Yes, अगर sir. मुझे किसी एलिमेंट के कारण मुझे पता चल गया, तो अगर मुझे चाहिए कि पूरे वायर के कारण क्या होगा, तो पूरे वायर से यहां से लेके यहां तक मुझे लेंथ तो पता नहीं, क्या मुझे एंगल पता है कि φ1 और φ2 एंगल है? तो देखो फाइव, Yes, sir. अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लूं, इस डायरेक्शन को एंगल की को पॉजिटिव ले लूं, क्या मैं ये वाली डायरेक्शन मेरी नेगेटिव होगी? ये वाली डायरेक्शन एंगल नापने की, तो Yes, sir. मैंने लिमिट लगाई, माइनस एंट्रीएट करूंगा मैं अभी विद लिमिट्स। ये आपको शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना कि क्योंकि ये इंट्रिएशन हो रहा है विद लिमिट्स, ये आपको 12th में मैथ वाले पढ़ते हैं एक्चुअली। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, एक ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ यहाँ पर। जैसे देखो, अगर आपका इंट्रिएशन है, कोई लिमिट दे रखी है, लिमिट का मतलब होता है कि इन दो बाउंड्रीज के बीच में, मान लो यहाँ पे है x और y, लिमिट है, मुझे a का डिफरेंशिएट करना है डी ए के अलावा। तो देखो डिफरेंशिएशन a का क्या होगा आपका, n x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है मेरा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस। तो मेरा मैं बोल सकता हूँ कि एन ये वाला सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पावर क्या है, एक ही 1 है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो a की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अब देखो ये होता है लिमिट, यहाँ पे x और y। हम लिमिट में क्या करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन होगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये लिमिट हम ऐसे बंद रखेंगे x अपॉन y। अब आप देखोगे पहले इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। अब देखो पहले हम अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, ए की जगह जहां जहां पे ए है वहां पे वाई पुट करो, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस आपका लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस आ गया, ए की ये पे क्या पुट करो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड, ये आपका होता है आंसर। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिएशन, या फिर बोलते हैं डेफिनेट। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। आपने देखा होगा कहीं पे कभी कभी ऐसे ही करके देखा होगा, एडी है। तो इस जब लिमिट नहीं लगी होती है इनको हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इनकी कोई लिमिट, किसी एक लिमिट बाउंड्री में नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए एलिमेंट पार्ट के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने क्या किया, इंटीग्रेट देगा -5 से +2 तो हमने लोअर लिमिट माइनस के 5 की, अपर लिमिट 5 की। तो देखोगे यहाँ पे कि आपका μ0 I अपॉन 4 इंटू ए सब कुछ कांस्टेंट है। ये आपका μ0 अपॉन 4 कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती थी 10⁻⁷ 7. है। आई करंट इस वायर में कांस्टेंट है, cos फाई हमने निकाला था पहले ही, cos फाई भी कांस्टेंट है, क्योंकि फाई एक बार जो हमें पॉइंट डिसाइड हो गया उसे क्या एंगल होंगे, सब कुछ कांस्टेंट है। अब आपका नहीं सॉरी, cos फाई तो चेंज होगा ना, cos फाई तो ऊपर से नीचे φ1 φ2 हो रहा है ना, तो आपका वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल सिर्फ ए कांस्टेंट होगा आपका, ए जो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी जिस पॉइंट की, ए आपका कांस्टेंट होगा, तो आपका वेरिएबल है ओनली cos फाई डी फाई। तो cos फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होगा बस। जो cos फाई का इंटीग्रेशन होता है sin फाई, sin फाई लिया हमने, और देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी माइनस थी, माइनस और जो माइनस उसमें आई थी उसको हो गई प्लस। तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
किसी वायर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो आपका एक्सप्रेशन ये आ गया आपके सामने स्क्रीन पे। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। हाँ, सर ये हवा तोते उड़ गए आज की क्लास में। सर ये जो डी सर फाई आ गया समझ। हाँ 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 बेटा बताओ। सर कॉस फाई का तो इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, डी फाई का क्या हुआ? नहीं बेटा, डी फाई होता है वेरिएबल। अगर डी फाई नहीं होता ना तो कॉस फाई का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाते। यस डी सर। फाई बताता है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। यस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पीछे वाले में, ये मैंने बताया था ना ए डी ए, तो डी ए क्या बता रहा है मुझे, ए का इंटीग्रेशन करना है ए के रेस्पेक्ट में। ए का इंटीग्रेशन ए के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे डी वाई मान लो डी होता पी डी पी होता तो मैं ये मेरा ए आपका कांस्टेंट हो जाता, फिर आपका ए कांस्टेंट हो जाता। अगर यहाँ पे डी ए है तभी वेरिएबल है। ये बताता है कि ये ए जो है ना वो वेरिएबल है एक्चुअली। इसीलिए सिमिलरली यहाँ पे फाई जो था ना, डी फाई था, फाई एंगल चेंज हो रहा था तो डी फाई बताया इसने कि एक स्मॉल डी फाई चेंज करने पे कोस पे क्या क्या फर्क पड़ने लगते। यस सर। क्लियर है? यस सर। फॉर्मूला याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन, अब देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर कोई वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो तो क्या होगा? अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए वायर तब क्या होगा? भाई देखो, अभी तो इतनी लेंथ थी मेरी, इतनी लेंथ थी मान लो, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना लिया, यहाँ पे कुछ एंगल बना लिया, मान लो ये आपका φ1, ये आपका φ2, ये एंगल बना लिया। लेकिन अगर मेरा यहाँ से लेके ऐसे कोई पॉइंट हो जाए इनफाइनाइट, तो क्या मेरा इससे कोई लाइन बनेगी? जैसे कि यहाँ से ऐसे बन रही थी, क्या वो लाइन ऐसे ही बनेगी परपेंडिकुलर इसके? क्योंकि अगर इनफाइनाइट पे दो लाइन तभी मिल सकती जब दो लाइन पैरेलल में हो। यस सर। तो अगर मेरा इस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं डालूं तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है φ1? और आपका φ2 भी 90 डिग्री है। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? जब इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, φ1 φ2 90 डिग्री हो जाती है। जैसे ही φ1 φ2 की वैल्यू 90 पुट करोगे तो आपका साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और कॉस उसकी साइन 90 आपकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पर देखोगे इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी आपकी, और इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो क्या यहाँ से आपका 2 म्यू आई अपॉन 4 पाई ए आ जाएगा? यस सर। यही ना आएगा? तो वही आया है, देखो 2 म्यू आई अपॉन 4 पाई ए। या फिर हम 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ये मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ बी सच दैट कि सेम डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, ये एक्चुअली यहाँ पर हो गए, ये ऐसे हैं, ये यहाँ पर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है, सॉरी डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है, डीएल के भी और डी आर के भी, आर के भी। तो वो जो परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। यस सर। अब देखो ये वो कैसे वेरी कैसे करते हैं, तो देखो ए के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप परपेंडिकुलर लेंथ बढ़ाते जा रहे हो वायर से, मान लो कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये जो आपको सिमिलरली ग्राफ दिख रहा है। जैसे जैसे नजदीक जाओगे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे वायर से दूर जाते जाओगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये तो हमारा फॉर्मूला भी बताता है कि ए नीचे है, ए को बढ़ाएंगे तो क्या वी कम होगा, बाकी नहीं? बेटा रुकी रहना थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है इस वाले टॉपिक में, आप नेक्स्ट क्लास के लिए भग जाओ, तो 2 मिनट और रुक जाना बस, इस स्लाइड को पूरा कर दूं बस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसी है एक्चुअली, देखो ये थोड़ा सा फीलिंग लेते हैं। करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो अंगूठा मेरा करंट की तरफ हो गया, दिख रहा है आपको? यस सर। अंगूठा मेरा करंट की तरफ हो गया। अब मैं उंगलियों को देखो कैसे घुमा रहा हूं, ऐसे घूम रही हैं उंगलियां,
घूम रही है कि नहीं? Yes, sir. ऐसे दिख रही है? देखो करंट की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, उस मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके होनी चाहिए, क्योंकि वायर के चारों तरफ, मान लो ये कोई वायर है, इसके ऐसे होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे है। देखो जैसे से है कि नहीं, वही डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड। Yes, sir. सिमिलरली करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो, करंट की डायरेक्शन ऐसे हो गई तो मेरा अंगूठा ऐसे हो गया, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, अंगूठा मेरे ऐसा हो गया, अब मैं उंगलियों को घुमा रहा हूं, कैसे है देखो, कैसे दिख रही है? Yes, sir. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो जरा, ऐसे ही है। Yes, sir. हैं? समझ में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं? Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोले या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, हम ये भी देखेंगे अभी। अभी ये समझ में आ रहा है, और मैंने आपको बताया था जो वायर होता है उसके चारों तरफ होती है करंट, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये छोटू सा क्वेश्चन को जरा करो, चलो इसको ना होमवर्क में रखो आप, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा लेकिन फिर भी इसको, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के साथ, और कुछ इसका दोबारा से रिवीजन भी करवा दूंगा। मुझे लग रहा है आपके तोते उड़ गए आज की क्लास में है ना? नो सर, No, sir. Sir, आ गया और- समझ. हाँ सर, और आगे- पढ़िएगा इसको पढ़िएगा, अभी पढ़िएगा घर पर, और इसका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और इसका सॉल्यूशन भी दोनों साथ में भेजूंगा मैं आपको, और एक और Yes, sir. होमवर्क क्वेश्चन है उसको भी, उसका सॉल्यूशन भी, लेकिन क्वेश्चन को करिएगा खुद से, क्योंकि मैं कल पूछूंगा आपसे और मैं आपसे एक्सप्लेन करवा सकता हूँ उसको। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता देना। Yes, sir. Yes, sir. ये क्या सर, चिड़िया कल क्लास होगी? लगेगी? हैं, मॉर्निंग में? सर, हाँ यस सर, हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। लगेगी? हाँ बेटा, मैसेज कर दूंगा मैं आपको टाइमिंग वगैरह, एक्स्ट्रा क्लास यस लगेगी। सर, ठीक है, ओके देन, Yes, sir. सर, Bye, sir. Yes, sir. Thank you, sir. बाय sir. बाय, वेलकम, Bye, sir. बाय।